बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूल और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। कृषि जगत से जुड़ी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं। साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिक भी कृषि जगत से जुड़ी नई खोज आए दिन करते रहते हैं और आपको नई जानकारियां भी देते रहते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में कुछ ऐसी ही विशेष जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दलहन तिलहन की खेती के लिए किसानों को अनुदानित कृषि यंत्र देने की है योजना। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कर सकते हैं गौपालन। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पुषा सदाबहार। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें छोटे बड़े कई कृषि उपकरण हैं। इन उपकरणों पर 40 से 50% अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के गौपालक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 5 गाय और 10 गायों की मिनी डेयरी स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए ST/SC और दुग्ध सहकारी समिति को 75% और अन्य श्रेणी लाभुकों को 50% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। मछली पालक भाइयों, आप मछली पालन के साथ साथ बत्तख पालन भी करें, इससे बेहतर मुनाफा होगा। मछली पालन में भारतीय मेजर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प की मछलियां पालें, जबकि बत्तख पालन में इंडियन रनर और खाकी कैंपबेल नस्ल के बत्तख पालें। देखिए, अगर हम मछली की बात करते हैं तो IMC इंडियन मेजर कार्प और एक्जोटिक कार्प, वो दोनों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। IMC में होता है रोहू कतला मृगल और एक्जोटिक कार्प में ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। ये 6 मछली के साथ हम बत्तख का पालन कर सकते हैं। बत्तख भी 3 प्रजातियां होती हैं, इंडियन रनर, खाकी कैम्पबेल और वाइट पेकिंस। तो ये इंडियन रनर भी हमारे, अगर मैं अभी तो खाकी कैम्पबेल की ही बात कर रही थी, अगर किसान भाई इंडियन रनर बत्तख का भी पालन करते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा बत्तख है। इसका ग्रोथ भी ज़्यादा है और इसके अंडा जो है थोड़ा सा खाकी कैम्पबेल से कम है, 200 से 150 से 250 200 इन्हें मिल जाएगा और इसका जो मीट है ये काफ़ी प्रेफरेबल होता है। किसान भाइयों, रबी मौसम में मिर्च की खेती के लिए अगस्त तक फसल लगा सकते हैं। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आंध्रा ज्योति पुषा सदाबहार NP46A पुषा ज्वाला या KA2 लगाएं। मिर्च की बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद आंध्रा ज्योति पुषा सदाबहार NP46A पुषा ज्वाला या KA2 लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है। भुट्टे से मक्के का दाना छुड़ाना एक श्रमसाध्य कार्य है। किसान भाई इसी काम को आसानी से संपन्न करने के लिए ट्यूबलर हैंडमेड सेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। किसान भाइयों, आप अपने भिंडी फसल लगे खेतों में पक्षियों को बैठने के लिए पक्षी आश्रय स्थल बनाएं।
प्रति एकड़ की दर से 5 पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। ये पक्षी फसल में लगने वाले कीटों को मारकर खाएंगे। इससे फसल कीट मुक्त रहेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियाँ तो अभी और भी हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
झारखंड में किसान जो हैं वो तसर की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी खेती से अधिक मुनाफा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, मगर आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि हमारे किसान जो तसर कीट पालन कर रहे हैं उसके दौरान या उसके उपरांत अपने प्रक्षेत्र की किस तरीके से विसंक्रमण करेंगे ताकि हमारे खेतों की यानी कि खेती की नुकसान कम हो, हमारे किसान उससे अधिक मुनाफा प्राप्त कर सके। ये तमाम जानकारियाँ हम आपको देंगे और इसी के लिए चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। सफल देश समृद्ध किसान, अगर हो खेती बाड़ी का समुचित ज्ञान। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, झारखंड चूंकि एक वन क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। अग्रणी राज्य भी है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो तसर रेशम का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी जानकारी के अभाव में उनको सही उत्पादन नहीं मिल पाता है। जैसे कीट पालन के दौरान किस तरह से प्रक्षेत्र का वो विसंक्रमण करें, बाद में किस तरह से प्रक्षेत्र का विसंक्रमण करें, कौन कौन से तरीके हैं, आज इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची के निदेशक डॉक्टर NB चौधरी। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, आप तक हम तमाम जानकारियां पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं विसंक्रमण की तो एक सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि विसंक्रमण कितना जरूरी है, किस तरह से विसंक्रमण की जब हम बात करते हैं तो अगर हम विसंक्रमण नहीं करें तो क्या नुकसान हो सकता है, विसंक्रमण क्या क्या महत्व है, ये जानना जरूरी है। तसर रेशम कीट पालन में विसंक्रमण बहुत जरूरी कार्यक्रम है। उसको हम ठीक समय पर ठीक तरह से नहीं करने से लगभग 50% क्रॉप लॉस होने का संभावना है। एक बार ऐसा भी हो सकता है विसंक्रमण नहीं करने से, जानकारी जो कृषकों को नहीं रहने से लगभग 100% भी क्रॉप लॉस होने की संभावना है। 100% तक भी नुकसान हो सकता है। इसलिए विसंक्रमण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जापान साइंटिस्ट डॉक्टर कियोशी ने वो बताया है, वो सक्सेसफुल रियरिंग के लिए विसंक्रमण इज प्लेस नंबर 1। विसंक्रमण करने के बाद ही दूसरा चीज होता है। सबसे पहला पायदान है विसंक्रमण करना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम विसंक्रमण की बात करते हैं तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि विसंक्रमण कब करें और कैसे करें, क्या तरीका है विसंक्रमण? विसंक्रमण करने के लिए पौधों को पहले कीट पालन करने के लिए अच्छा से पौधा देखभाल करना है। जो ये तसर रेशम का जो पौधा होस्ट प्लांट्स बोलता है, वो होस्ट प्लांट्स जंगल में भी होता है और इकोनॉमिक प्लांटेशन भी होता है। जो जंगल में कीट पालन करता है कृषक, वो जंगल में क्लीन करना है, पहले आसपास का जो पेड़ है ना उसको कटाव करना है। और समर में कीट पालन करने का पहले 1 महीना में जो भी वीड्स है, अननेसेसरी पेड़ है, खरपतवार जिसको बोलते हैं, उसको सभी जलाना है, आग से जलाना है। केरोसिन यंत्र एक फ्लेम गन मिलता है। एक फ्लेम गन मिलने से आप 7 से 8 लीटर केरोसिन यूज करने से लगभग 1000 पेड़ के आसपास आप पूरा वीड्स को जला के निर्मूलन कर सकता है। वो एक तरीका है। और उसके अलावा आजू बाजू में जो अननेसेसरी पेड्स जो रहता है उसको काटना है, ताकि और एयर अच्छा से मिलेगा। कीट पालन में पौधों की बढ़वार अच्छी तरह से हो गया, निर्मूलन कर सकते हैं। उसके अलावा पेड़ का नीचे धूलीकलन करना है, छिड़काव करना है। छिड़काव क्या करना है? आप लाइम पाउडर प्लस ब्लीचिंग पाउडर, कितना 900 ग्राम्स ऑफ लाइम पाउडर, 100 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दोनों मिला के अच्छा से पूरा पेड़ का आसपास में वो जमीन पर छिड़काव करना है। छिड़काव करने से ना वो जो रोगाणु रहता है उधर नीचे पेड़ का, वो रोगाणु सब नाश हो जाएगा। जी, तो ये विसंक्रमण करने का तरीका है। ये जब हम शुरू करते हैं उस दौरान, मतलब जब हम काम शुरू कर रहे हैं, रेयरिंग शुरू कर रहे हैं, उस समय ये किया जाना चाहिए। रेयरिंग स्टार्ट होने के बाद अंडा लेके आता है। अंडा लेके आने के बाद जब चाकी करेगा, चाकी करने के बाद ये तसर रेशम कीड़ा 4 मोल्ट पास होता है। फर्स्ट मोल्ट, सेकंड मोल्ट, थर्ड मोल्ट, फोर्थ मोल्ट, उसको बोलता है हम लोग मोल्ट बोलता है। वो निद्रावस्था भी कहला जा सकता है। 4 बार वो अपना जीवन लाइफ साइकिल में 4 बार निद्रा करते हैं। एक बार सो जाने से
24 आवर्स टू 48 आवर्स तक वो निद्रावस्था में रहता है। वो निद्रावस्था में जब रहता है, निद्रावस्था से बाहर आने के बाद कीड़ों का ऊपर 3% ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन छिड़काव करना है। 3% ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैसा करना वो जानकारी नहीं है फार्मर के लिए। 970 ग्राम्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर प्लस 30 ग्राम्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर प्लस 970 ग्राम्स ऑफ लाइम पाउडर को मिक्स करके एक बैग में रखना है। एक बैग में रख के उसको कीड़ों को जब ट्रांसफर करता है हम लोग एक पेड़ से और दूसरा पेड़ को विसंक्रमण करके वो पूरा कीड़ा के ऊपर छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद फिर दूसरा पेड़ पे हम लोग चढ़ाना है। चढ़ाने से वो रोगाणु जो रहता है, बैक्टीरिया रहता है, वायरस रहता है, फंगस रहता है, वो सभी को निर्मूल कर सकता है, विसंक्रमण कर सकता है। बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब एक आम धारणा है किसान भाइयों में कि जब हम विसंक्रमण कर रहे हैं तो उसमें छिड़काव वगैरह कर रहे हैं, कहीं जो हम कीट पाल रहे हैं उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा, ये मिथ है हालांकि। तो कितना मतलब किसान भाइयों की संतुष्टि के लिए हम आपसे जानना चाहें कि किस हद तक वो किसान भाई सोचता है हम ये ब्लीचिंग पाउडर प्लस लाइम धूलीकरण करने से, छिड़काव करने से वो कीड़ा को हानि हो जाएगा। वो नहीं है। जैसा हम लोग का एक मित्र आता है ना, सपोज कोरोना ही आया है आजकल, कोरोना आने के पहले वैक्सीनेशन करो बोलने से हमको एक मिथ था, पहले कोई आगे डर नहीं होता आता था, डर होता था। हाँ। वो वैक्सीनेशन करने से हमको कोरोना आएगा, ऐसा ही मिथ है। हर एक मोल्ट में नहीं कर पाने से जब ट्रांसफर करेगा कीड़ों को एक पेड़ से और एक पेड़ को, जरूर छिड़काव करना ही है। वो छिड़काव करने से ना कृषक लोग जो भी निर्धारित जो फलावर, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग 100 DFL से रोग मुक्त चकत्ते से हम लोग का अंदाजा है 120 तक ककून ले सकता है। परंतु फील्ड लेवल में क्या है 40-50 ककून आने से हम लोग बोलता है अच्छा क्रॉप बोलता है। ये छिड़काव कोई फार्मर नहीं कर रहे, इसको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हमारा केंद्रीय तसार रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान रांची ने एक जीवन सुधा करके एक फार्मुलेशन भी डेवलप किया है। ये बायो फार्मुलेशन है। ये फार्मुलेशन को हम लोग छिड़काव करना, कैसे छिड़काव करना, 300 ग्राम्स का पैकेट रहता है। 300 ग्राम्स का पैकेट पाउडर जी आपको 200 DFL रोग मुक्त चकत्ते का ऊपर आप छिड़काव कर सकता है। सेकेंड मोल्ट में 50 ग्राम और थर्ड मोल्ट में 100 ग्राम और फोर्थ मोल्ट के बाद 150 ग्राम पाउडर को इसको छिड़काव करने से भी वो विषाणु जो रहता है, वायरस बोलता है, जैसा हमको कोरोना वायरस जैसा लग गया, इसमें भी ये कीड़ा में, तसार कीड़ा में वायरस का बहुत प्रॉब्लम है। वो वायरस को नियंत्रण करने के लिए जीवन सुधा को भी छिड़काव करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो जो आप जीवन सुधा की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये कहाँ आपके अनुसंधान केंद्र? हमारा अनुसंधान क्षेत्र से ये कमर्शियलाइजेशन हो गया टेक्नोलॉजी। अभी स्टेट डिपार्टमेंट का जो भी रेशम सेंटर्स है, केंद्र है, नहीं तो वो मिल जाएगा कमर्शियल फार्मुलेशन। अच्छा, तो किसान भाई वहां से भी लेकर ये काम कर सकते हैं और ये काम जरूर करें, जरूर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। 50 ग्राम का पाउडर एक 5 लीटर में मिक्स करके छिड़काव करना सेकंड मोल्ट के बाद, और है 100 ग्राम का जीवन सुधा और 10 लीटर में, और लास्ट अवस्था में क्या करना 150 ग्राम्स इन 15 लीटर्स ऑफ वाटर में मिक्स करके छिड़काव करना बहुत जरूरी है मोल्ट के बाद। ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब विसंक्रमण की। इसके अलावा जब हम झारखंड की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर झारखंड की जो पहचान है इसमें है, क्या देखते हैं देश विदेश में किस तरह की पहचान बनी है झारखंड? 2023-24 में केंद्र वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार ने 3200 मेट्रिक टन्स ऑफ कच्चा रेशम, तसार रेशम उत्पादन के लिए लक्ष्य रखा गया है। उसमें झारखंड का 2250 मेट्रिक टन का कच्चा रेशम तसार उत्पादन करने का लक्ष्य है। इससे आपको पता चलता है 70% का देश का प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वो केवल झारखंड राज्य से ही संभावना है। अग्रणी राज्य है। झारखंड क्षेत्र से 70% कच्चा रेशम उत्पादन होता है तसार का क्षेत्र। तो विदेशों में भी मांग बढ़ी है कि किस तरह से प्रचार प्रसार? विदेश में आजकल हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जून महीने में ये अमेरिका गया था बाइडेन साहब के लिए। वो इधर जो तसार का कपड़ा इधर से लेके गया, भेंट दिया है, उससे क्या हो गया हमारा झारखंड का जो कपड़ा है विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो गया है। अच्छा, ये एक पहचान बनी है, पहचान बन गया है। तो इसका जो क्षेत्र है, जैसे हम तसर उत्पादन कर रहे हैं,
किन किन क्षेत्रों में तसर उत्पादन से हम किसान भाइयों को जोड़ सकते हैं? जैसे सीधे हम उत्पादन करते हैं, महिलाएं भी जुड़ सकती हैं, क्या क्या क्षेत्र हो सकता है जिसमें हम तसर उत्पादन से हमारे युवाओं को जोड़ सकते हैं, महिलाओं को जोड़ सकते हैं? तसर रेशम उत्पादन एक कम पूंजी वाली गरीब आदिवासी महिला और ग्रामीण आदमी लोग से जुड़ा हुआ है। तसर फॉर ट्राइबल्स का ये लोगो मीन्स ट्राइबल का कल्चर में ही ये तसर उत्पादन है। इसके लिए हम लोग ये इससे तसर क्षेत्र से जुड़ने के लिए नर्सरी लगाना है, एक कार्यक्रम होता है, और कीट पालन कर सकता है। कीट पालन करने के बाद कोसा उत्पादन कर सकता है। कोसा उत्पादन करने के बाद कोसा से धागा निकालना है, धागा निकालने के बाद कपड़ा बन सकता है। और इसके अलावा और भी हमारा केंद्रीय तसर रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान ने इसको तसर को हम ऐसा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कैसा करेंगे उसी दिशा पर हम लोग सेरिसिन उत्पादन करना है। और तसर कोसा का जो यूज्ड कोसा को फिश फीड बनाना है, और मेडिकल एप्लीकेशन के बारे में हम लोग नया प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि तसर का जो हम उत्पादन करते हैं सिर्फ तसर तक ही सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र तसर उत्पादन के बाद भी है, जैसे मेडिकल के क्षेत्र में इसका उपयोग हो सकता है। तो इस दिशा में जो काम है, किसान भाई से जुड़े तो कैसे जुड़ सकते हैं डॉक्टर साहब? किसान भाइयों से जुड़ने के लिए ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन जो बोला है, किसान भाई जो वीवर सेक्टर में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, टसर फाइबर के साथ आप ब्लेंड कर सकते हैं। टसर प्लस वूल, टसर प्लस जूट, टसर प्लस बनाना फाइबर, टसर प्लस मलबरी सिल्क, टसर प्लस मूंगा सिल्क, वो करके वीविंग क्षेत्र में आप कपड़ा में आधुनिकता नवीनता लेके आने से ना उसको प्रोडक्ट को अंतर्जातीय स्तर पर एक अधिक मूल्य मिलेगा। जिससे हम लोग का वो जो वैल्यू चेन है ना वो बढ़ेगा। जब वैल्यू चेन बढ़ेगा, हमारा जो ककून प्रोड्यूसर फार्मर के लिए डबल इनकम होने का संभावना है। और महिलाएं भी इस रोजगार प्राप्त कर रही है। झारखंड में आप क्या स्थिति देखते हैं जो आज की तारीख में जो उत्पादन हो रहा है? जैसा कि आपने बताया कि बड़े पैमाने पर झारखंड में उत्पादन है, इसको और बेहतर किया जा सके, इसके लिए क्या किया जा रहा है? और बेहतर करने के लिए ये लैब टू लैंड प्रोग्राम्स जो भी है, आधुनिकता से और नवीनता परियोजना से जो रिसर्च हुआ है उसका उत्पादन में अभी कोसा बढ़ाने के स्थिति का ऊपर हम लोग ध्यान देना है। 40 से 50 जो हमारा कोसा उत्पादन कर रहे हैं फार्मर्स, वो उसको हम लोग 100 तक लेके आने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करना है। जैसा सोडियम हाइपोक्लोराइड एक केमिकल है, 2.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड पर लीटर स्प्रे करके उसको रोग नियंत्रण कर सकते हैं। जो रोग नियंत्रण अच्छा से करेंगे तो ककून का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जब ककून का उत्पादन बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली इनकम विल बी जनरेटेड। अभी लास्ट ईयर तक ककून का प्राइस था 2 रुपया 3 रुपया था, बट लास्ट ईयर में क्या हो गया है, 5 रुपया 6 रुपया तक ककून का रेट डबल हो गया है। ककून का सिल्क का तो इससे आमदनी भी बढ़ रही है किसान भाइयों की। सिल्क का रेट डबल हो गया है, ककून रेट ही डबल हो गया है। इसलिए बहुत लॉट ऑफ स्कोप है झारखंड में उत्पादन करने के लिए, डबल करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप एक बहुत प्रतिष्ठित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक हैं, लंबे समय से इस क्षेत्र में जुड़ाव रहा है आपका। किसान भाई अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो कई बार प्रशिक्षण की जरूरत होती है। आपके संस्थान की तरफ से किसान को क्या क्या सुविधा? हमारा संस्थान में प्रशिक्षण के लिए हम लोग 24/7 आवर डोर्स आर ओपन। आवर इंस्टीट्यूट वी विल फील वेरी हैप्पी टू ट्रेन द ट्राइबल फार्मर्स। जो फार्मर जो गरीब हैं या जो ट्राइबल फार्मर हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं, वो आपके यहाँ आ सकते हैं। हम लोग ये करेंगे। ये हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंतर्गत हम लोग बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा एक प्रशिक्षण संस्थान है, हमारे पास एक हॉस्टल फैसिलिटी भी है, ट्रेंड साइंटिस्ट है जो किसान इस क्षेत्र में कीट पालन में और नर्सरी लगाने में और अधिक कोसा उत्पादन में, रीलिंग में जो भी प्रशिक्षण चाहिए हम लोग को संपर्क करने से हम लोग रेडी है वो लोग को प्रशिक्षण देने के। तो जो प्रशिक्षण लेने से बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं डॉक्टर साहब, जो युवा हैं, जो यूथ हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता है, वो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार पूंजी का अभाव होता है कि हमारे पास पैसा नहीं, हम सीख नहीं पाएंगे। तो प्रशिक्षण के दौरान क्या कुछ खर्च लगता है या किस तरह से? प्रशिक्षण फ्री ऑफ कास्ट भी दे सकता है हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए। उसको देने के लिए हमारा रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी है हमारे। सपोज पर अब इसमें
में दुमका में रीजनल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर है, हमारा इंस्टीट्यूट के अंतर्गत काम कर रहे हैं। वो लोग संताल परगना क्षेत्र में कृषकों के लिए एक्सटेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। स्किल एनहेंसमेंट ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है। एट फील्ड लेवल अपना गांव पहुंच के वो लोग ये 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम वो दे रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट पे। इंस्टेड ऑफ दैट थिंग वी आर पेइंग सम अमाउंट टू देम। अच्छा, कुछ उनको मानदेय भी प्राप्त होता है और वी आर प्रोवाइडिंग वर्किंग लंच आल्सो टू देम। अच्छा, द फील्ड लेवल एट देयर स्तर पर जो किसान हमारा संस्थान आना चाहता है वो लोग आ सकता है। इधर हम रुकने का भी व्यवस्था है, ट्रेनिंग भी देता है। वो नहीं रहने से हमारा वो संस्थान रीजनल सेंटर से है, वो लोग जाके उधर अपना ग्राम स्तर पर, अपना गांव पर उधर ही ट्रेनिंग भी देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अनुसंधान के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हो रहा है। बतौर निदेशक हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे यहाँ के ट्राइबल किसान भाई हैं या जो सामान्य किसान भाई हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश एक ही है, झारखंड अग्र स्तर पर है अभी हमारा देश में तसर रेशम उत्पादन में। और मैं आशा करता हूँ अभी हम लोग 2250 मेट्रिक टन कच्चा रासिल उत्पादन का रखने के लिए उसको आप लोग सभी मिलके हमारे साथ अभी राज्य सरकार, झारखंड का राज्य सरकार का डिपार्टमेंट और केंद्रीय रेशम बोर्ड और फार्मर जुड़ के ये लक्ष्य को निर्धारित स्तर पर हम लोग आगे लेके जाने के लिए हम सब लोग मिल के काम कर सकता है। और मैं एक ही आशा करता हूँ फार्मर्स आगे आए, ये केंद्रीय रेशम बोर्ड के जो उपलब्ध सुविधा है उसको यूज़ करें, ताकि जो भी डाउट्स है, जो भी क्लैरिफिकेशन, किसी भी तरह का संदेह भी हो, वो सब निवारण करके आगे आने वाले कमर्शियल क्रॉप रेयरिंग में हम लोग आगे बढ़ के अधिक उत्पादन करने का मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल। और विश्वास भी करता हूँ फार्मर आगे आएंगे जी। और किसान भाई आगे आ भी रहे हैं, कैसा लग रहा है? किसान भाई इसमें आगे आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, बहुत जरूर आ रहे हैं, क्योंकि ये इसका जो इनकम जो है, पोटेंशियल जो है, फूल का रेट वो बेहतर है। और जो युवाओं के लिए वो वीविंग सेक्टर पे जा सकता है। वीविंग में जाने से प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में बहुत स्कोप है, ताकि जारक्राफ्ट के पे साथ भी जुड़ के वो काम अपना प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप रेशम का उत्पादन कर रहे हैं तो विसंक्रमण अवश्य करें। साथ ही साथ ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसका आधार फलक बहुत बड़ा है, आप इससे जुड़िए, निश्चित रूप से आमदनी अच्छी होगी, झारखंड पे एक नई पहचान मिलेगी। डॉक्टर साहब, हमारा कार्यक्रम है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।